नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में कदम रखने जा रहे हैं जिसमें विरासत की गर्माहट भी है, इज्जत का बोझ भी है और पुरानी रिवायतों की सुगंध भी। आज की कहानी का नाम है नाई की आखिरी उस्तरा। एक उस्तरा जो सिर्फ लोहे का नहीं, इज्जत का वारिस था। गांव का बुजुर्ग नाई जिसके हाथों में बरसों से चल रही थी वही पुरानी, चमकीली, डरावनी सी पर भरोसेमंद उस्तरा जिसे उसके बाप दादाओं ने अपनी सांसों की तरह संभाला था। अब वह बूढ़ा होकर सोच रहा है, यह उस्तरा आगे किसे दूं? कौन इसे थामकर गांव की रिवायत को जिंदा रखेगा? गांव में दो लड़के हैं, एक मेहनती, शांत, धीरज वाला, दूसरा चालबाज, शॉर्टकट्स में यकीन रखने वाला। उस्तरा किसे मिलेगा? किसके हाथों में जाएगी वो परंपरा जो पूरे गांव की इज्जत संभालती आई है? ये कहानी सिर्फ उस्तरे की नहीं, यह उन दिनों की याद है जब खुशी महंगी चीजों में नहीं बल्कि ईमान और सादगी में छिपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे आपका मन हल्का होता जाएगा, आपकी सांसें धीमी पड़ेंगी और आपकी पलकें खुद ब खुद भारी होने लगेंगी। अगर ऐसी मीठी, नींद में घुल जाने वाली कहानियां आपके दिल को भी सुकून देती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर रात की कहानी सबसे पहले आपके तकिए के पास पहुंचे। अब जरा बताइए तो, आप किस शहर से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट से, हर लाइक से यह एहसास होता है कि आप वही कहीं बैठे सुन रहे हैं, धीरे धीरे नींद की उस गर्म दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, रोशनी हल्की कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए। रात की ठंड अब गहरी होने लगी है और अब आंखें धीरे से बंद कर लीजिए क्योंकि हम चलने वाले हैं उस छोटी सी नाई की दुकान की ओर जहां पुराने लकड़ी के दरवाजे पर लगी घंटी बजती नहीं थी लेकिन नींद हमेशा चुपचाप खुली मिलती थी। रात की हवा में हल्की नमी थी, सावन की आखिरी बूंदें कहीं दूर किसी छप्पर से अभी भी टपकती सुनाई दे रही थीं। गांव के बीचों बीच मिट्टी की दीवारों वाली छोटी सी दुकान के बाहर पीली लालटेन अपनी कांपती लौ के साथ जैसे थक कर झुक रही थी। भीतर फर्श पर बिछी पुरानी चटाई के पास बैठे जगदीश नाई, जिसे लोग जग्गा काका कहते थे, अपने बाप दादाओं से मिली लकड़ी की पेटी खोलकर देख रहे थे। यह पेटी उतनी ही पुरानी थी जितनी इस गांव की पहली सांस। उस पर उकेरी गई हल्की लकीरें, धूप पानी से फीके हुए किनारे और काले पड़ चुके लोहे के कोने सब बताते थे इसमें कुछ साधारण नहीं रखा जाता। धीरे धीरे उन्होंने कपड़े की तह हटाई। अंदर वही उस्तरा पड़ा था, चांदी की धार, काले चकमक वाले हत्थे और उस पर लगी महीन सी हल्की दरार जिसे लोग दादा की लकीर कहते थे। यही उस्तरा उनके पिता ने उन्हें दिया था और पिता को उनके दादा ने। दुकान के बाहर नीम के पेड़ से टकराकर हवा आई और लालटेन की लौ फड़क कर लंबी हो गई। उस रोशनी में उस्तरे की धार चमकी तो जैसे उसके भीतर सोई हुई कई पीढ़ियों की आवाजें जाग उठी। जगदीश ने उस्तरे को हथेली पर रखा जैसे कोई जंगली परिंदे को थाम ले, न डराते हुए न डरते हुए। उनकी उंगलियां उस्तरे के हत्थे पर गईं तो एक पल को उन्हें वह दिन याद आया जब उनके पिता ने पहली बार कहा था, धार सिर्फ लोहे की नहीं होती बेटा, आदमी की नीयत भी उतनी ही तेज होनी चाहिए। उस दिन से आज तक उन्होंने कभी उस्तरे को किसी गलत हाथ में नहीं उठने दिया। दरवाजे की खटर पटर के साथ एक बुजुर्ग अंदर आए, तुलसी दादा, जिनके सफेद बालों में पूरा गांव बसता था। उम्र का बोझ कंधों पर जरूर था लेकिन आंखों में चमक अभी भी वैसी ही, जैसे किसी ने जीवन की मिठास अभी अभी घोली हो। जग्गा, अभी भी उस्तरा चमकता है क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। जगदीश ने चटाई पर रखा उस्तरा बहुत धीरे से उठाया। आपके लिए तो हर बार नई धार निकल आती है दादा, उन्होंने आदर से कहा। तुलसी दादा लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे,
जिसकी चरमराहट भी अब इस दुकान की धड़कन बन चुकी थी। जगदीश ने लालटेन को थोड़ा पास खींचा, साबुन की टिकिया से झाग बनाया, उस तरह को हल्की कपड़े की पट्टी से पोंछा और फिर बड़े एहतियात से दादा की दाढ़ी पर पहली धार चलाई। धार का हल्का सा फिसलना, झाग का चुपचाप हटना, उस तरह के लोहे का ठंडा स्पर्श, ये सब मिलकर दुकान के भीतर एक पुरानी तान बजाते थे। हजामत के बीच तुलसी दादा धीमे धीमे बोले, तेरे बाद कौन पकड़ेगा इसे? बिरादरी का काम कोई भी कांधा नहीं उठा सकता। जगदीश ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर होंठों पर सिर्फ एक भारी सांस आई। सोच रहा हूं दादा, सोच रहा हूं। दादा ने अपनी आंखें बंद की। उस तरह जात पात से नहीं, किरदार से चलता है। जिसने खुद को संभाला वही इस धार को संभाल पाएगा। यह कहते ही कमरे में एक अलग सी खामोशी फैल गई। सिर्फ लालटेन की लौ, दूर के मेढक और उस तरह की कोमल सरसराहट सुनाई दे रही थी। हजामत पूरी हुई। दादा धन्यवाद कहकर चले गए। रात गहरा चुकी थी। दुकान बंद करने के बाद जब जगदीश कच्चे घर की देहरी पर पहुंचे तो छप्पर से अभी भी पानी टपक रहा था। गोमती चूल्हे के पास गर्म रोटी सेंक रही थी। हवा में धुएं की खुशबू, सरसों के तेल का स्वाद और बरसात की मिट्टी की महक मिलकर एक घरेलू भजन बना रही थी। गोमती ने उन्हें देखते ही पूछा, फिर से उस तरह निकाल रखा था? जगदीश ने हाँ में सिर हिलाया। गोमती ने उनके सामने रोटी रखी, फिर धीरे से बोली, किसके हाथ देने का सोच रहे हो? जगदीश की निगाहें नीचे थीं। डर लगता है गोमती, अगर गलत हाथ में चला गया तो? ये उस तरह सिर्फ काम नहीं है, 3 पीढ़ियों की लाज है। गोमती ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, फिर कहा, जिसके दिल में सच्चाई होगी वही इस धार की चमक समझेगा, बाकी लोग बस लोहे का टुकड़ा समझेंगे। उनके शब्दों में सालों की समझदारी थी, पर जगदीश की उलझन कम न हुई। अचानक दरवाजे के पास से हल्की सी खनक सुनाई दी। जगदीश ने मुड़कर देखा। 12 साल की पायल, उनकी पोती, खड़ी थी, चुप, शांत, धीरे मुस्कुराती हुई। उसने उस तरह को बहुत दूर से देखा था, कभी छुआ नहीं था, कभी छूने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन वह उस तरह के चमकने का समय, जगदीश के चेहरे की गांभीर्य, दुकान की खुशबू सब याद रखती थी। वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ जगदीश को देर तक देखती रही। एक मासूम बच्ची जिसकी निगाहें बिना बोले कह रही थीं, दादू, यह बोझ अब अकेले मत उठाइए। जगदीश ने पहली बार महसूस किया कि शायद उस तरह का फैसला सिर्फ उनका नहीं, पूरी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। रात और गहरी हो चुकी थी। गांव के बाहर कहीं किसी मंदिर की घंटी बजी। हवा ने पेड़ों की शाखें हिलाईं और दुकान के अंदर रखी पुरानी पेटी एक हल्की सी आवाज से कांप उठी। जगदीश ने उस तरह को बंद पेटी में रखा और मन ही मन कहा, जब तक सही हाथ नहीं दिखते ये धार नहीं उठेगी। पर उन्हें मालूम नहीं था कि अगली सुबह 2 लड़के, एक मेहनत का बेटा और एक चालाकी का पोता, उनकी दुकान की दहलीज पर कदम रखने वाले थे। उस तरह की किस्मत बदलने वाले थे और गांव के इतिहास में एक नई कसम लिखने वाले थे। सुबह की पहली किरण जब सरसों के खेतों पर पिघलते सोने की तरह उतर रही थी, तब नीम के पेड़ के पत्तों पर रात भर टिकी नमी छोटे छोटे मोतियों की तरह चमक रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर बैलों की गाड़ी की चरमराहट, मुर्गों की बांग और दूर कहीं चिमटे की खनक मिलकर एक सुस्त जागरण का संगीत रच रहे थे। नाई की दुकान के सामने की मिट्टी अभी भी रात की बारिश से थोड़ी गीली थी। दुकान के ऊपर लटकती लालटेन बुझी हुई, पर उसके शीशे पर जमा धुआं जैसे अब भी बीती रात की कहानियां संजोए हुए था। जगदीश नाई ने जब दुकान खोली तो पतली धूप भीतर फिसल कर आई और फर्श की धूल में हल्का सा उजाला फैला दिया। उन्होंने लकड़ी की कुर्सी पर पड़े कपड़े झाड़े, आईने पर हाथ फेरा और उस तरह की पेटी पर एक कमजोर सा थपकी दी।
जैसे किसी बुजुर्ग की पीठ सहला रहे हों। आज उनके मन में एक अजीब सा वजन था, एक हल्की सी बेचैनी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। अभी वह झाड़ू चलाकर द्वार साफ कर ही रहे थे कि दूर से दो आकृतियां धीरे धीरे नजदीक आती दिखीं। एक हाथ में पुरानी पोटली बांधे धूप से जले चेहरे वाला विक्रम, दूसरा साफ चटकीली कमीज, चिकने बाल और आंखों में आत्मविश्वास से भरी चमक वाला निखिल। दोनों ने कदमों की रफ्तार अलग अलग रखी थी। विक्रम मिट्टी पर चलते चलते कदम संभालता हुआ, निखिल हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता हुआ। जैसे सुबह ही बता रही थी कि दोनों की मंशा, मंजिल और मन एक जैसे नहीं है। विक्रम ने दुकान के बाहर पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, काका प्रणाम। सुना है आप शागिर्द रखते हैं, मुझे सीखना है। मेहनत करूंगा, आप जैसा बनने की कोशिश करूंगा। जगदीश ने उसकी आंखों में झांका। उन थकी लेकिन ईमानदार आंखों में खेतों की धूप, घर की तंगी और सपनों की सादगी एक साथ चमक रही थी। विक्रम ने आगे कहा, हमारे घर में खेती होती है, पर हाथ पक्का नहीं चल रहा। सोचा हुनर सीख लूं, आप सिखा दें तो जिंदगी संभल जाएगी। उसकी आवाज धीमी थी पर सच्चाई से भरी, जैसे वह झूठ का मतलब ही नहीं जानता हो। निखिल, चतुराई की मिठास। उसी समय निखिल आगे बढ़ा, हंसी के साथ बोला, काका पहले तो प्रणाम, और हां, मुझे भी सीखना है, पर मैं ऐसा शागिर्द नहीं बनूंगा जो सालों तक दाढ़ी ही साफ करता रहे। मैं चाहता हूं कि आपकी दुकान को आगे बढ़ाऊं, नए स्टाइल, नई मशीनें, ग्राहक लाइन लगाएंगे। उसके बोलने में मिठास थी, लेकिन उसके शब्दों में लालसा की हल्की सी तेजी छिपी हुई थी। वह मुस्कुरा रहा था, पर उसकी नजर लगातार आईने पर, उस तरह की पेटी पर, दुकान के कोनों पर चल रही थी, जैसे वह अपनी भावी सैलून की योजना ही बना रहा हो। जगदीश कुछ पल दोनों को देखता रहा। सन्नाटा फैल गया। सिर्फ बकरी के घंटियों जैसी दूर से आती खनक और कच्ची दीवारों पर दौड़ रही हवा सुनाई दे रही थी। फिर उसने पूछा, तुम दोनों जानते हो ना, इस काम में हाथ से ज्यादा दिल चाहिए। उस तरह चालाकी नहीं, भरोसा मांगता है। विक्रम ने बिना सोचे कहा, काका भरोसा मैं निभा लूंगा। निखिल ने झट जवाब दिया, मैं काम में तेज रहूंगा। आजकल तेजी ही दुनिया की असली जरूरत है। जगदीश की आंखों में हल्की सी झुर्री कांपी। उन्हें पहली बार फर्क साफ दिखा। एक दिल सीखना चाहता था, दूसरा दुकान हथियाना। जगदीश ने दोनों के कदमों की तरफ इशारा किया। दुकान में दाखिल होने से पहले चप्पल उतारो, यहां कई पीढ़ियों की मेहनत की मिट्टी है। विक्रम ने तुरंत झुककर चप्पल उतारी और देहरी पर आने से पहले हाथ से मिट्टी हटा दी। निखिल ने थोड़ी देर में चप्पल उतारी और मजाक में बोला, काका दुकान इतनी भी पवित्र नहीं कि मंदिर लगे। यह सुनकर विक्रम ने कुछ नहीं कहा, पर जगदीश के दिल में एक हल्की सी चोट लगी। मंदिर नहीं, पर पवित्रता यहां का आधार थी। जगदीश ने गहरी सांस लेकर दोनों को अंदर बुलाया। दुकान की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। दीवार पर लटकता पुराना आईना, लकड़ी की टूटी पर भरोसेमंद कुर्सी और कोने में रखी उस तरह की पेटी, सब देख रहे थे कि दो नए लोग उनके संसार में प्रवेश कर चुके हैं। इस बीच गोमती बरामदे से झांक कर निहार रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब ठहराव था। उसने देखा विक्रम दुकान में दाखिल होकर सामान जगह बदलने से पहले हाथ पोंछकर साफ कर रहा है। निखिल दाखिल होकर सीधे आईने में अपनी हेयर स्टाइल देख रहा है। गोमती के चेहरे पर समझदारी की मुस्कान आई। पहली परख में ही दोनों की नीयत अलग अलग दिखाई देने लगी थी, पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद तुलसी दादा आए। सफेद धोती, लकड़ी की छड़ी और पेड़ों के बीच से छनती धूप में चमकती उनकी मुस्कान देखते ही जगदीश ने हाथ जोड़ दिए। दादा ने दोनों लड़कों को देखते ही कहा, ओहो जग्गा,
नए चेले, इन्हें बता न देना कि उस तरह सिर्फ दाढ़ी नहीं काटता, आदमी को पहचानता भी है। निखिल हंस पड़ा। विक्रम चुप रहा। दादा ने आगे कहा, पकड़वाओ उस तरह का डिब्बा इन्हें, देखूं कौन कैसे संभालता है। जगदीश ने पेटी को धीरे से आगे बढ़ाया। पेटी बंद ही थी, लेकिन उसका वजन ऐसा था कि हल्की सी हिलावट से भी उसकी गरिमा समझ आ जाती थी। निखिल ने पेटी उठाई, एक हाथ से, तेजी से, जैसे यह कोई सामान हो। उसने उसे पलटकर देखा, थपथपाया तक और बोला, काका, इसे तो पॉलिश करवाना चाहिए, पुरानी चीजें बदनाम करती हैं। विक्रम ने पेटी दोनों हाथों से उठाई, अपनी हथेली नीचे, दूसरी ऊपर रखकर, ऐसे जैसे उसे डर हो कि कहीं गिर न जाए। उसने बस इतना कहा, काका, इसकी उम्र का अंदाजा इससे ज्यादा कोई नहीं लगा सकता। जगदीश, गोमती और तुलसी, दादा, तीनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे तीनों एक ही पल में समझ गए हों कि उनके सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते खड़े हैं। सुबह की नमी अभी भी जमीन से चिपकी थी। नाई की दुकान के सामने की मिट्टी पर रात भर गिरे आम के पत्ते हल्की हवा से सरसराते हुए एक तरफ जमा हो गए थे। पूरब से आती धूप धीरे धीरे नीम के पेड़ की शाखों से छनकर दुकान के अंदर गिर रही थी, जहां जगदीश नाई पहले से बैठे थे, एकाग्र, शांत और गहरे सोच में डूबे हुए। आज दोनों चेलों को उस तरह की पहली सीढ़ी चढ़ानी थी। धार पकड़ना नहीं, धार समझना। जगदीश ने सामने बैठकर एक पुरानी नीम की लकड़ी का मोटा टुकड़ा रखा। लकड़ी की सतह पर समय के धब्बे, खरोंचे और मौसम के निशान थे, बिल्कुल गांव की तरह। विक्रम और निखिल दोनों दुकान में मौजूद थे। विक्रम की आंखों में सीखने की गंभीरता थी, निखिल की आंखों में तेजी और अहंकार का पतला सा धागा। जगदीश ने नीम की लकड़ी पर हल्का हाथ फेरा और कहा, यह लकड़ी आज तुम्हारा पहला चेहरा है, पहले इसे छुओ, महसूस करो कि उस तरह चलाना सिर्फ काटना नहीं, भरोसा थामना है। विक्रम ने लकड़ी पर उंगलियां रखी, धीरे, जैसे वह किसी जख्म पर मरहम लगा रहा हो। निखिल ने लकड़ी को पलटा, थपथपाया और कहा, इससे क्या सीखेंगे काका, असली शेव तो मुंह पर होती है। जगदीश ने कुछ नहीं कहा, उनका मौन ही जवाब था। जगदीश ने उस तरह की साधारण, पुरानी लेकिन चमकदार प्रैक्टिस ब्लेड निकाली। यह असली उस तरह जितनी पैनी नहीं थी, पर उसकी पकड़ और संतुलन बिल्कुल वही था। उन्होंने उसे विक्रम की ओर बढ़ाया। विक्रम ने दोनों हाथों से उठाया, जैसे कोई नया किताब खोल रहा हो। जगदीश ने कहा, पहली बार हमेशा कांपता है हाथ, पर डरना नहीं, डर ही हाथ को गलत दिशा में ले जाता है। विक्रम ने उस तरह लकड़ी पर रखा। उसका हाथ थोड़ा थर्राया, पर उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे धार आगे बढ़ी। लकड़ी की सतह से हल्की सी धूल उठी। जगदीश ने ध्यान से देखा और कहा, अच्छा है, धीमी धार ही सबसे सुरक्षित कट बनाती है। विक्रम की आंखों में छोटी सी चमक उभरी, सीखने का विश्वास। अब बारी निखिल की थी। उसने उस तरह बिना किसी आदर के एक हाथ से उठाया। काका, देखो मैं कितनी जल्दी सीखता हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। उसने उस तरह लकड़ी पर तेजी से चलाया, इतनी तेजी से कि लकड़ी तुरंत चिर गई। एक लंबा गहरा निशान बन गया। साथ में हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ दर्द हुआ हो। जगदीश ने गंभीर निगाह से पूछा, यह क्या था? निखिल बोला, तेज काम काका, गांव वाले तो यही चाहते हैं ना? जगदीश ने सिर हिलाया। नहीं निखिल, तेजी नहीं, जिम्मेदारी चाहिए इस काम में। चेहरा लकड़ी नहीं होता। निखिल ने हंसी में उड़ा दिया। विक्रम चुप रहा, पर उसने वह गहरा कट बहुत ध्यान से देखा, जैसे भविष्य का संकेत हो। अब अगली प्रैक्टिस का समय था। जगदीश ने हट के पीछे से एक पुराना फटा हुआ गद्दा निकाला। उसमें से रुई झांक रही थी। रात की नमी से उसकी कपड़े की सतह भारी हो चुकी थी। इस पर उस तरह चलाओ, उन्होंने कहा।
ये इंसान की त्वचा से ज्यादा मिलता जुलता है, नाजुक और असमान। विक्रम ने उस तरह गद्दे पर धीरे रखा, हल्की तिरछी धार, फिर बहुत सावधानी से आगे बढ़ाया। गद्दा सिर्फ थोड़ा सा खुला, जैसे कोई पतली रेखा। निखिल ने उस तरह उठाया, पूरी ताकत से चलाया और गद्दा फट गया। रुई बाहर फैल गई। जगदीश ने गहरी सांस ली। गोमती, जो दरवाजे पर खड़ी थी, अनायास बोली, चाल जैसी ही धार है किसी की। निखिल ने जवाब दिया, काकी, इस फटे गद्दे से क्या फर्क पड़ता है? असल में मैं सबसे तेज उस तरह चलाऊंगा। विक्रम ने आंखें नीचे कर लीं। तुलसी दादा, जो रास्ते से गुजर रहे थे, दूर से यह दृश्य देखते हुए बुदबुदाए, तेज धार अक्सर गहरे घाव छोड़ जाती है। दोपहर तक दोनों को अलग अलग अभ्यास दिए गए। विक्रम को लकड़ी और गद्दा, निखिल को कपड़े की परतें। सूरज थोड़ा सिर पर चढ़ा ही था कि निखिल बोले, काका, मैं असली उस तरह पकड़ सकता हूं, देखना, मैं आपका नाम रोशन कर दूंगा। जगदीश ने उसे डपटते हुए कहा, अभी नहीं, पहले पकड़ सीख। उस तरह हाथ का नहीं, मन का इम्तिहान लेता है। पर निखिल ने चुपचाप एक पल के लिए जगदीश की पीछे मुड़ाव का इंतजार किया और तेजी से प्रैक्टिस ब्लेड उठा ली। उसने कपड़े की परत पर धार चलाई, लेकिन पकड़ गलत थी। ब्लेड फिसली और उसकी उंगली कट गई। हल्का सा खून निकला। एक छोटा सा लाल मोती गिरकर जमीन पर फैल गया। विक्रम चौंक गया और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। अरे, ध्यान नहीं रखा क्या? निखिल ने झुंझलाकर हाथ पीछे खींचा। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो। पर उसकी नजरें खुद डरी हुई थीं। जगदीश तुरंत पहुंचे, खून का कतरा देखा और गहरी, बहुत गहरी आवाज में बोले, उस तरह की पहली चोट हमेशा सच बता देती है। जिसमें अधीरता हो, उसे विरासत कभी स्वीकार नहीं करती। निखिल ने होंठ दबाकर हंसने की कोशिश की, पर वह चोट किसी और जगह लगी थी, अहंकार पर। दोपहर का सूरज अभी सिर पर नहीं चढ़ा था, पर मिट्टी पहले से तपने लगी थी। गांव के बीचों बीच खड़ा विशाल बरगद का पेड़ अपनी लटकती जड़ों के साथ आज किसी बूढ़े रक्षक की तरह फैल गया था, ठंडी छाया देता हुआ, और अपने नीचे जमा हो रहे लोगों की आवाजें चुपचाप पी रहा था। बरगद के नीचे बनी चौपाल की मिट्टी पर सफेद चूने की लकीरें ताजा थीं। एक तरफ खपरेल वाली सरपंची कुर्सी रखी थी और उसके ठीक सामने गोलाई में बिछे 4 चटाई के टुकड़े। यही पंचायत की अस्थाई अदालत थी। आज चर्चा किसी जमीन, बैल या कुएं की नहीं थी। आज बात में इतिहास भी था, इज्जत भी और धार भी। आज बात थी जगदीश नाई के आखिरी उस तरह की। कुछ लोग पहले से जम गए थे। बच्चे दरी के किनारों पर बैठकर झांक रहे थे। औरतें दूर खड़े होकर कान उधर लगाई थीं। मधुमक्खियों जैसी धीमी धीमी गूंज छाया के भीतर घूम रही थी। तभी वहां आए बलदेव सरपंच, लाल गमछा कंधे पर, धूप से तपे चेहरे पर हल्की झुर्रियां और कदमों में वह लय जो वर्षों की सत्ता और अनुभव से आती है। उनके बैठते ही बातचीत का शोर धीमा हो गया। बरगद का पेड़ जैसे सम्मान में और स्थिर हो गया। बलदेव ने गंभीर आवाज में कहा, आज कोई झगड़ा नहीं, आज गांव का एक पुराना सवाल है। जग्गा काका के बाद उस तरह कौन उठाएगा? जैसे ही यह वाक्य खत्म हुआ, चारों ओर खामोशी छा गई। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी कुएं पर लोटे की टकराहट सुनाई दी। थोड़ी देर बाद जगदीश नाई खुद आए। सुस्त चाल, आंखों में वह शांत दृढ़ता और चेहरे पर वर्षों की मेहनत की बनी हुई सौम्यता। उनके आते ही कई लोगों ने सिर झुकाया। तुलसी दादा ने छड़ी ठोककर कहा, जग्गा, ऐसा नाई इस गांव में दूसरा नहीं। 3 पीढ़ियों की दाढ़ियां उसने बिना एक खरोंच के उतारी हैं। इस पर चारों तरफ हल्की सी हंसी फैल गई। वो सम्मान वाली हंसी जो किसी बुजुर्ग को समर्पित होती है। सरपंच ने धीरे से कहा, जग्गा,
काका ने दो लड़के चुने हैं सीखने के लिए, विक्रम और निखिल। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, विक्रम तो भला लड़का है, हाथ साफ है। दूसरे ने तंज कसा, निखिल की बातें तो बड़ी चमकदार लगती हैं। तीसरे बुजुर्ग ने कहा, निखिल तेज है, पर तेज धार कभी कभी हाथ भी काट देती है। तुलसी दादा ने धीमे से कहा, उस तरह की वसीयत जल्दी मत करो, पहले दोनों की नीयत को परखो। जगदीश सुनते रहे, पर चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो बात उनके मन को चोट दे रही थी, वही गांव भी महसूस कर रहा है। बरगद की छाया में कदमों की हल्की सी खनक हुई। दोनों चेले विक्रम और निखिल साथ साथ आए, पर उनके कदमों की चाल बिल्कुल अलग थी। विक्रम ने दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चटाई से थोड़ी दूरी पर बैठ गया। निखिल धप्प से बैठा, जैसे इस चौपाल का असली हकदार वही हो। बलदेव सरपंच ने दोनों को गौर से देखा। उनकी आंखों में वह गजब की ताकत थी जो आदमी के भीतर छिपे लालच या सच को तुरंत पढ़ लेती है। सरपंच ने पूछा, तुम दोनों बताओ, उस तरह क्यों सीखना चाहते हो? पहले विक्रम बोला। उसकी आवाज में संकोच था, पर ईमानदारी भी। सरपंच जी, हमारे घर में हालात कमजोर हैं, खेत कम उपज दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक हुनर सीखूं जिससे किसी का भरोसा न टूटे और मेरा घर भी चलता रहे। सरपंच ने सिर हिलाया। कुछ बुजुर्ग संतोष से मुस्कुराए। अब बारी निखिल की थी। वह आगे झुककर बोला, मैं चाहता हूं कि इस गांव की दुकान को नया रूप दूं, शहर वाला सैलून खोलूं, स्टाइल, मशीनें, क्रीम सब आधुनिक हो। उस तरह का जमाना गया सरपंच जी। बरगद की पत्तियों में हल्की खड़खड़ाहट हुई, जैसे पेड़ भी यह सुनकर असहमति जता रहा हो। चौपाल में बैठी औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी के चेहरे पर विश्वास नहीं था। तुलसी दादा की मूंछें भी हल्की झटकी। सरपंच ने जगदीश की तरफ देखा। जग्गा काका, तुम दोनों को सबसे ज्यादा जानते हो, कुछ कहना चाहोगे? जगदीश ने धीरे धीरे शब्दों को तोलकर कहा, विक्रम के हाथों में धैर्य है, निखिल के हाथों में तेजी। धैर्य से बने चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती है, तेजी से कभी कभी दर्द भी। निखिल तड़प कर बोला, काका, तेजी ही दुनिया की चाल है। विक्रम चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसकी भाषा थी। तुलसी दादा छड़ी पर झुककर खड़े हुए और बोले, एक बात याद रख लेना सब, उस तरह हाथ में नहीं, नीयत में चलता है। जो आदमी झूठ की कमाई से अपना घर भरे, उसके हाथ में विरासत की चमक कभी नहीं टिकती। निखिल का चेहरा कस गया। विक्रम की आंखें और झुक गईं। बरगद की छाया में जैसे एक नैतिक फैसला बैठ गया था। पंचायत खत्म होने लगी, लोग जाने लगे। सरपंच ने जाते जाते सिर्फ एक वाक्य कहा, फैसला आज नहीं होगा, अभी दोनों के चरित्र की धार देखनी बाकी है। जगदीश ने पेटी को हल्के से पकड़ा, जैसे किसी बूढ़े साथी का हाथ थाम रहे हों। विक्रम की आंखों में अपने सपनों की धीमी लौ थी। निखिल की आंखों में महत्वाकांक्षा की तेज चिंगारी। बरगद के ऊपर बैठे कौवे अचानक उड़ गए। हवा ने सूखी पत्तियों को उठाकर दूर फेंक दिया और जगदीश के मन में एक आवाज गूंजी, विरासत की राह सीधी नहीं होती, उस तरह भी कभी कभी उलटी धार दिखाता है। दोपहर से ही आसमान में बादल धीरे धीरे जमा हो रहे थे। पहले हल्की छांव, फिर धुएं से धूसर बादल और अब आसमान पूरी तरह काला। बरगद की शाखें हवा से हिलडुल रही थीं, जैसे कोई बूढ़ा पेड़ तूफान को पहले ही पहचान ले। जगदीश नाई की दुकान पर आज भीड़ कम थी। लोग खेत खलिहान जल्दी निपटा रहे थे। जानते थे कि सावन के इस मौसम में कभी भी आसमान एक झटके में बरस सकता है। दुकान के अंदर उस तरह की पेटी बंद थी। लालटेन अब भी बुझी पड़ी थी और विक्रम और निखिल दोनों आज की प्रैक्टिस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज की प्रैक्टिस प्रकृति
खुद करवाने वाली थी। जैसे ही दोपहर ढली, पहली ठंडी बूंद विक्रम की हथेली पर गिरी। उसने ऊपर देखा, आसमान किसी टूटे हुए घड़े की तरह पानी से भरा था। दूसरी बूंद निखिल के कंधे पर पड़ी। उसने झुंझला कर बोला, यह मौसम ही सबसे बेकार है, सारा दिन खराब कर देता है। विक्रम हंसा नहीं, बस आसमान को निहारता रहा। उसे बारिश में किसी मेहनत कश का पसीना नजर आता था। जैसे ही तीसरी बूंद गिरी, आसमान एकदम से फट पड़ा। भारी पानी ने पूरे गांव को धुंध की चादर में ढक दिया। कच्ची सड़कें पनियाने लगीं, छप्परों से धारें गिरने लगीं। पूरी हवा में गिल्ली मिट्टी की खुशबू फैल गई, वो खुशबू जो गांव की जान होती है। बारिश तेज थी, पर आश्चर्य हुआ जब पहला ग्राहक दुकान में घुस आया। रघुवर हलवाह, धोती गीली, कंधे पर पड़ा गमछा पूरा तरबतर, पर चेहरे पर वही मुस्कान। जग्गा काका, अगर आज दाढ़ी न बनवाई तो कल मजदूरी में देर हो जाएगी। मेहनत की भी तो इज्जत होती है। जगदीश ने तुरंत तौलिया उठाया। रघुवर, पहले खुद को सुखा ले, फिर बैठ जा। विक्रम दौड़कर रघुवर के लिए सूखा कपड़ा लाया। निखिल ने माथे पर बल डालते हुए कहा, इस मौसम में कौन आता है? काका, बंद कर देते आज का काम। जगदीश ने शांत स्वर में कहा, अरे निखिल, हमारा काम मौसम देखकर नहीं चलता। जो भरोसे से आता है उसे निराश नहीं किया जाता। निखिल ने नजरें फेर ली। उसकी आंखों में वही तेजी थी, पर बरसात की नरमी उसे छू नहीं पाती थी। बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि दुकान की छत से भी थोड़ी थोड़ी बूंदें टपकने लगी। विक्रम ने तुरंत कुर्सी को उस जगह खींचा जहां पानी कम आ रहा था। उसने रघुवर के पैरों के नीचे छोटा लकड़ी का ठेका भी रख दिया ताकि उनके पैर कीचड़ से ना भीगे। जगदीश ने यह सब देखा और उनकी आंखों में हल्की सी संतुष्टि भर आई। निखिल छत को देखता रहा और बोला, इस टूटे फूटे दुकान का क्या भरोसा। अगर ये उस तरह मुझे मिला ना, तो सबसे पहले तो मैं ये छप्पर बदलवाऊंगा। जगदीश ने मुस्कुराए बिना कहा, छप्पर टूटे तो ठीक हो जाता है, पर काम का दिल टूट जाए तो कुछ नहीं बचता। निखिल ने होंठ भींचे। वह जवाब देना चाहता था, पर जवाब उसके पास था नहीं। रघुवर कुर्सी पर बैठ गया। जगदीश उस तरह निकालने लगे। नहीं काका, रघुवर बोला, आज अपने चेलों को भी मौका दो, देखें किसकी धार में कितनी ईमानदारी है। जगदीश ने दोनों की तरफ देखा। ठीक है, आज तुम दोनों झाग तैयार करो, शेव मैं करूंगा, पर तैयारी तुम्हारी होगी। विक्रम ने झाग बनाते समय हर हरकत में सावधानी रखी। साबुन सही मात्रा, पानी संतुलित और झाग बिल्कुल मुलायम। निखिल ने जल्दी की, साबुन ज्यादा, पानी कम और झाग उतना चिकना नहीं बन पाया। जगदीश ने दोनों कटोरियां देखी। विक्रम की कटोरी एकदम चिकनी झाग से भरी थी। निखिल की कटोरी में मोटा बिखरा हुआ झाग। रघुवर ने कहा, विक्रम का झाग चेहरे पर रेशम जैसा लगता है और निखिल का जैसे गीली मिट्टी। भीड़ में धीरे से हंसी फैल गई। निखिल के चेहरे पर जलन सी आई, पर वह खुद को झबरन मुस्कान में ढालता रहा। बारिश अब भी खाली जगहों पर बादलों की तरह गिर रही थी। तभी दूसरा ग्राहक आया, चंदन कुम्हार, बिल्कुल भीगा हुआ, पर अपनी मूंछों को संवारने पर अड्डा हुआ। जगदीश ने कहा, आज चंदन की मूंछों की जिम्मेदारी निखिल उठाएगा, सिर्फ कंघी और झाग। निखिल ने झट कंघी उठाई, अपनी तेजी दिखाते हुए, लेकिन भीगे बालों में उसकी कंघी एक जगह अटक गई और छोटी सी खरोंच लग गई। चंदन दर्द से हल्का सा चिल्लाया, अरे भाई धीरे, ये मूंछें मेरी शान है। विक्रम तुरंत आगे बढ़ा, कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे चंदन भाई बैठो, मैं ठीक कर देता हूं। उसने धीरे से बाल सुलझाए, कंघी को सबसे नाजुक हिस्से से घुमाकर मूंछों को फिर से बराबर कर दिया। जगदीश की आंखें एक पल को विक्रम पर टिक गईं। धार सिर्फ उस तरह में नहीं थी।
विक्रम के स्वभाव में भी थी। जैसे ही तीसरी हजामत की तैयारी चल रही थी, आसमान में गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी और दुकान की मंद रोशनी में एक पल को उस तरह का हत्था अजीब चमक से दमक उठा। निखिल चौंक कर पीछे हट गया। काका, ये तो खतरनाक लग रहा है। जगदीश शांत बोले। लोहे को तूफान से डर नहीं लगता निखिल। जिस मन में डर हो वह हाथ इसे संभाल नहीं सकता। विक्रम ने बिजली की चमक में धीरे से कहा, काका, रोशनी की जरूरत पड़े तो मैं लालटेन जला दूं? जगदीश ने सिर हिलाया। विक्रम ने भीगे हाथ पोंछे, लालटेन पकड़ी और सावधानी से बाती को आग लगाई। लालटेन की पीली रोशनी दुकान में फैल गई। बारिश, मिट्टी और लोहे की पुरानी महक ने आज पूरी दुकान को एक मंदिर जैसा रूप दे दिया। तीसरी हजामत पूरी हुई। बारिश थोड़ा थमी। लोग जाते जाते विक्रम की पीठ थपथपा रहे थे। किसी ने कहा, इस लड़के में हाथ की सफाई है। निखिल ने यह सब चुपचाप सुना। उसके भीतर ईर्ष्या की छोटी सी आग धधकने लगी। उसकी आंखों में एक चमक आई जो सम्मान की नहीं, प्रतिस्पर्धा की थी। जगदीश ने दरवाजा बंद करने से पहले उस तरह की पेठी की ओर देखा। उस पर एक बारिश की बूंद गिरकर धीरे धीरे फिसल गई, जैसे किसी छुपे हुए संकेत की तरह। उन्होंने मन ही मन कहा, आज की बारिश ने दोनों के दिलों को साफ कर दिखाया है, लेकिन आगे तूफान अभी बाकी है। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आकाश के किनारों पर बादलों की आखिरी परतें किसी बुझ चुके दीपक से उठते धुएं की तरह फैल रही थीं। कच्ची सड़कों पर फैली बारिश की गीलापन अब ठंडी भाप की तरह चमक रहा था। नाई की दुकान का दरवाजा आधा खुला था। भीतर हल्की पीली रोशनी मिट्टी की दीवारों को सुनहरी सी चमक दे रही थी। हवा में सरसों के तेल की महक, पुराने साबुन की खुशबू और गीले लकड़ी के तख्त की नमी मिली हुई थी। आज दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, सिर्फ जगदीश नाई और उनके मन में वर्षों का बोझ। जगदीश ने लालटेन की बाती को थोड़ा सा उठाया, लेकिन हवा ने तुरंत उसे नीचे धकेल दिया। लौ कांपते कांपते छोटी हो गई, जैसे किसी बुजुर्ग का अंतिम सांस। दीवार पर उस तरह की हल्की सी परछाई झूल रही थी। वह परछाई लंबी भी होती, छोटी भी, और झुककर फिर सीधी हो जाती, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी जिंदगी की यात्रा। उन्होंने पेटी खोलकर उस तरह पर कपड़ा फेरा। धार तो अब भी चमकी हुई थी, पर उनके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे। यह कांपना थकावट का नहीं था, दुविधा का था। दरवाजे पर गोमती खड़ी थी। उसने जगदीश को देखा और बिना कुछ बोले दुकान में आ बैठी। उसकी चुप्पी ही उसका संवाद थी और जगदीश उसकी चुप्पी पढ़ लेना जानते थे। कुछ सोच रहा हो? उसने धीरे से पूछा। जगदीश ने उस तरह पर नजर रखते हुए कहा, सोचता हूं, यह बोझ किसे दूं? विरासत सिर्फ हाथ नहीं चुनती, दिल भी परखती है। गोमती ने लालटेन को थोड़ा सीधा किया। उसमें हल्की सी चिंगारी और चमकी। विरासत का बोझ तभी सही जगह पहुंचता है जब उसे ईमानदारी की हवा मिले, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखें विक्रम की याद में चमकी और अगले ही पल निखिल की चालाक हंसी उनकी सोच को मथने लगी। छोटे छोटे कदमों की आवाज हुई। पायल दुकान के दरवाजे पर आकर रुक गई। वो कुछ नहीं बोली, बस दोनों को देखती रही। उसने धीरे से पूछा, दादू, आज दुकान इतनी उदास क्यों है? जगदीश मुस्कुरा भी नहीं पाए। उन्होंने बस अपने हाथ से पायल के सिर पर हल्की थपकी दी और बोले, कभी कभी दुकान भी थक जाती है बच्ची, और रास्ते भी। पायल ने उस तरह की ओर देखा, उसकी चमक को, उसकी पुरानी महक को, उसके बाहर को। वो धीरे से बोली, दादू, उस तरह हाथ का नहीं, मन का होता है क्या? जगदीश चौंक गए। इतनी छोटी बच्ची ने कैसे समझ लिया वो बात जिसे बड़े बड़े नहीं समझते? गोमती ने मुस्कुराकर कहा, यही उम्र है जब दिल साफ होता है। देखना, एक दिन ये बच्ची भी समझेगी क्या सही है और क्या नहीं। रात गहराने लगी थी, तभी दुकान के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई।
निखिल धड़धड़ाते हुए अंदर आया, सांस हल्की तेज, चेहरे पर बेचैनी और झुंझलाहट। काका, उसकी आवाज में हताशा थी। पूरा गांव मेरी तुलना विक्रम से कर रहा है। जगदीश शांत रहे। उन्होंने नजरों से सिर्फ पूछा, क्यों परेशान हो? निखिल गुस्से से बोला, मैं तेज हूं, मैं स्टाइल जानता हूं, मैं दुकान को चमका सकता हूं, पर सब उसी की तारीफ कर रहे हैं जो धीमा काम करता है। गोमती ने बीच में कहा, धीमा काम कभी कभी भरोसा बढ़ाता है बेटे। निखिल ने तेवर से जवाब दिया, और तेजी इज्जत कमाती है काकी। जगदीश बोले, तेजी और जल्दबाजी में फर्क है निखिल, और तू दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा। निखिल ने होंठ भींचे, आंखों में जलन चमकी। विक्रम का नाम फिर उसके अहंकार को चुभ गया। वह बाहर निकल गया, पर जाते जाते उसने दुकान की कुर्सी को हल्के से ठोकर मारी। कुर्सी डगमगा उठी। जगदीश का दिल भी उसी डगमगाहट के साथ थरथरा गया। कुछ देर बाद हल्के कदमों की आवाज पीछे से आई। वह विक्रम था, भीगा हुआ, थका हुआ, पर चेहरे पर वही विनम्रता। काका, मैं खेत से लौट रहा था, सोचा दुकान में कुछ मदद कर दूं। उसने बिना कहे छप्पर से टपकते पानी के नीचे बाल्टी रख दी, कुर्सी को पटरा लगाकर सीधा किया और लालटेन की बाती सही की। गोमती ने विस्मय से कहा, पूरे दिन में पहली बार दुकान ने चैन की सांस ली है। विक्रम मुस्कुरा दिया। जगदीश की आंखों के कोने गीले हो गए। बरसात से नहीं, भाव से। सुबह की हवा में नमी थी, लेकिन धूप साफ चमक रही थी। बरगद के पत्तों पर जमा ओस चमकते हुए एक एक बूंद बनकर नीचे गिर रही थी। गांव की गलियों में बैलों की घंटियों की आवाज, औरतों का चूल्हा जलाने का शोर और कहीं दूर उबलते दूध की सीटी, सब मिलकर रोजमर्रा का संगीत बना रहे थे। नाई की दुकान के बाहर अभी भी पिछली रात की बूंदें जमा थीं, लेकिन दुकान खुली हुई थी। जगदीश आज पहले से ही जागे खड़े थे, अंदर बाहर टहलते हुए। उनके चेहरे पर एक अनकही चिंता की रेखा थी कि आज कुछ अलग होने वाला है। सड़क के किनारे अचानक धूल उड़ी। एक पुरानी पर तेज चलने वाली मंडी की जीप गांव के दूसरे छोर से आती दिखाई दी। जीप के पीछे बैठा था निखिल। उसकी कमीज चमकदार सफेद, बाल शहर के लड़कों की तरह संवारे हुए और आंखों में वही पुरानी आत्मविश्वास की चमक। जीप से उतरते ही वह बोला, काका, आज मैं शहर से आ रहा हूं। जगदीश ने आश्चर्य से पूछा, अकेले क्यों गया था? निखिल बोला, दुकान को आगे ले जाना है ना, शहर देखना जरूरी है। वहां के हेयर कट, वहां की मशीनें, वहां के सैलून, कुछ अलग ही दुनिया है। उसकी आवाज में दीवानगी थी, पर उस दीवानगी के पीछे चालाक महत्वाकांक्षा भी छिपी थी। निखिल ने दुकान के अंदर कदम रखा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। काका, आपको पता है, शहर में लोग उस तरह नहीं चलाते। सब मशीन, जेल, स्प्रे और मॉडर्न स्टाइल। वहां तेजी सब कुछ है, लोग इंतजार नहीं करते। वह बोलता जा रहा था, मानो उसे अपने शब्दों की चमक से खुद ही मदहोशी हो रही हो। जगदीश शांत रहे। उन्होंने बिना चेहरे पर भाव दिखाए सिर्फ पूछा, और भरोसा, शहर में उसका क्या दाम है? निखिल हंसा। भरोसा? काका, वहां भरोसा नहीं, ग्राहक चाहिए, और ग्राहक तब आते हैं जब दुकान चमकदार हो। विक्रम इस पूरी बातचीत को दूर से चुपचाप सुन रहा था। उसके हाथ में आज भी वही पुराना कपड़ा था जिससे वह दुकान की धूल साफ कर रहा था, बिना शोर, बिना दिखावे के। निखिल के कहने के बाद विक्रम आगे बढ़ा और बोला, काका, मैंने कल रात कुर्सी पूरी ठीक कर दी। छप्पर के जो पत्ते गिर रहे थे उन्हें भी बांध दिया है। आप कहें तो आज दुकान के कोने में नया लकड़ी का पटरा भी लगा दूं। जगदीश ने उसकी आंखों में देखा, जहां नखरे नहीं, नियम नहीं, बस सच्चा समर्पण था। निखिल ने व्यंग्य में कहा, अरे विक्रम, छप्पर बांधने से दुकान नहीं चलेगी,
आज जमाना बदल गया है, लोगों को स्टाइल चाहिए, पुरानी चीजें नहीं। विक्रम ने बस इतना कहा। लोगों को इज्जत भी चाहिए निखिल। एक खामोशी दुकान में फैल गई। लालटेन के शीशे पर जमा धूल जैसे इस खामोशी को और गहरा बना रही थी। अचानक दुकान के बाहर सरपंच बलदेव आ गए। उनके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में चिंता की हल्की परत भी। उन्होंने अंदर आते ही कहा, जगदीश, उस तरह किसे मिलेगा? यह एक दिन की मेहनत या एक शहर की चकाचौंध देखकर तय नहीं होगा। कल गांव की ओर से एक शर्त रखी जाएगी। निखिल चौंक गया। शर्त? कैसी शर्त? सरपंच ने गहरी आवाज में कहा। शर्त यह कि दोनों चेलों को केवल हाथ की धार ही नहीं, दिल की सच्चाई भी दिखानी होगी। गांव तय करेगा किसमें नियत है और किसमें सिर्फ दिखावा। विक्रम शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता उभरी। निखिल ने होंठ दबाकर कहा, ठीक है, मैं किसी भी शर्त के लिए तैयार हूं। शहर की चमक लेकर आया हूं, अब गांव को दिखाऊंगा कि कौन सबसे आगे चल सकता है। सरपंच ने एक ठंडी नजर उस पर डाली, जैसे वे उसकी परतों को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने विक्रम की ओर देखा, जहां उन्हें सहज सरलता के अलावा कुछ नहीं दिखा। इस पूरे माहौल को गोमती दूर से देख रही थी। जैसे ही सरपंच जाने लगे, वह बोली, बलदेव जी, इम्तिहान में हाथ नहीं, मन कटता है। ध्यान रखना, उस तरह गलत हाथ में गया तो गांव की परंपरा कट जाएगी। सरपंच रुके और धीमे से बोले, यही तो डर है गोमती बहन, यही तो डर है। रात ढलने लगी। दुकान की लालटेन फिर जली। छप्पर से कम बूंदें टपक रही थीं और तीनों, जगदीश, विक्रम, निखिल, अपने भीतर अलग अलग बातें ली बैठे थे। निखिल तेज सांस लेते हुए बोला, काका, कल जो भी शर्त होगी मैं जीत कर दिखाऊंगा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, काका, मैं बस अपना काम करूंगा, जीतूं या हारूं, पर आपकी इज्जत पर धब्बा नहीं आने दूंगा। जगदीश की आंखें विक्रम पर टिक गईं, फिर निखिल पर गईं, जहां उन्हें शर्त की आहट नहीं, अहंकार की गंध दिखी। लालटेन की लौ अचानक ऊंची उठी और दुकान की दीवारों पर दो परछाइयां बनी, एक स्थिर, दूसरी बेचैन। जगदीश ने मन ही मन कहा, अब असली इम्तिहान शुरू होगा और उस तरह की धार सच्चाई की तरफ खुद मुड़ेगी। सवेरे का सूरज आज रोज की तरह सुस्त नहीं था। गांव के आसमान में आज एक अलग ही चमक थी, मेले की चमक। दूर पहाड़ी के पीछे से आती हल्की धूप खेतों के ऊपर से फिसलकर गांव की गलियों में उतर रही थी। हवा में गुड़ की जलेबी, तिल के लड्डुओं और मिट्टी के नए बर्तनों की महक घुली थी। मेले के मैदान में लाखों रंग फैल चुके थे। लाल झंडियां, पीले कपड़ों की दुकानें, रंग बिरंगी चूड़ियां, खिलौनों की आवाजें, ढोल नगाड़ों की थाप और बच्चों की चीखें। आज इस भीड़ में एक और शोर गूंजने वाला था, उस तरह का इम्तिहान। मेले के किनारे पर सरपंच बलदेव ने एक साफ जगह तैयार करवाई थी। दोपहर की धूप से बचाने के लिए ऊपर बांस की छत बनाई गई थी। 4 लोगों की कुर्सियां लगाई गईं, एक आईना रखा गया और बीच में एक लकड़ी का तख्त, जिस पर आज विक्रम और निखिल अपनी कला का इम्तिहान देंगे। जगदीश, गोमती और तुलसी दादा पास खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर आज सिर्फ सीख नहीं, चिंता भी थी। विरासत की बात थी, गांव की बात थी, इज्जत की बात थी। निखिल तैयार होकर आया। चमकदार नीली कमीज, बालों में तेल और कंघी का भारी इस्तेमाल और चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास। देखना काका, वह जगदीश से फुसफुसाया, आज पूरा मेला मेरा नाम लेगा। जगदीश ने बस आंखें झुका ली। निखिल ने मंच पर चढ़ते ही तेज आवाज में बोला, कौन सबसे पहले शेव कराएगा? शहर वाला स्टाइल, तेज धार और बिल्कुल नया लुक। भीड़ में कुछ युवा लड़के हंसते हुए आगे आए। उन्हें भी भीड़ में थोड़ा चमकना था। विक्रम शांत खड़ा था। उसने हल्की सी
कुर्ता पायजामा पहना था, बाल साधारण से बांधे, चेहरे पर किसी तरह का दिखावा नहीं। उसने मंच पर चढ़कर कुछ नहीं बोला, बस कुर्सी को सही जगह किया, आईने पर हाथ फेरा और तौलिया साफ करके रखा। उसका शांत रहना भीड़ को अजीब लगा, पर सम्मान भी हुआ। कुछ बुजुर्ग आगे आए, कुछ किसान, कुछ सामान्य लोग। वो निखिल की चकाचौंध से नहीं, विक्रम की शांति से आकर्षित हुए। निखिल की पहली हजामत शुरू हुई। एक युवा लड़का कुर्सी पर बैठा था जिसे नई हेयर स्टाइल का शौक था। निखिल ने झाग लगाया, कंघी घुमाई और मशीन को भड़भड़ कराते हुए तेजी से बाल काटने लगा। भीड़ ने देखा, उसके हाथ तेज थे, पर बहुत तेज। मशीन एक बार लड़के के कान के पास अटक गई। हल्की सी लाल रेखा दिखी। लड़का चिल्लाया, अरे धीरे, कट गया। भीड़ में हल्की सी घबराहट फैली। निखिल ने हंसी में उड़ा दिया, अरे भाई, नई स्टाइल में थोड़ा कटफट चलता है। लेकिन सरपंच और कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ गंभीर नजर डाली। तुलसी दादा ने धीमे से कहा, देखा, तेजी हमेशा भरोसा नहीं बढ़ाती। अब बारी विक्रम की थी। उसके सामने आए एक बूढ़े किसान, हनुमत काका। उनकी कमर थोड़ी झुकी थी, दाढ़ी महीनों से नहीं बनी थी और उनकी आंखों में बरसों का संघर्ष था। विक्रम ने पहले झुककर उनके पैर छुए। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। इतना सम्मान आजकल कम देखा जाता था। झाग लगाने में विक्रम का स्पर्श बहुत धीमा था, जैसे चेहरे पर नहीं, रूह पर हाथ फेर रहा हो। उस्तरा चलाते समय उसके हाथ में एक भी कांप नहीं था। हर स्ट्रोक साफ, हर हरकत संतुलित। जब हजामत खत्म हुई, हनुमत काका के चेहरे पर एक दुर्लभ सी मुस्कान खिल गई। उन्होंने मंच की ओर देखते हुए कहा, जगदीश, तेरे हाथों की ईमानदारी इस लड़के में उतर रही है। भीड़ में तालियां बजीं, धीमी पर गहरी। निखिल के चेहरे पर ईर्ष्या की रेखा उभर आई। उसने तीसरे ग्राहक को पकड़कर कहा, आओ, मैं दिखाता हूं तेजी कैसी होती है। उसने बिना रुके उस तरह चलाया। हरकतें और तेज, शोर और ज्यादा। भीड़ चुपचाप देख रही थी। अभिनय से भरा लेकिन संतुलन से रहित प्रदर्शन। और फिर उस तरह थोड़ा फिसला। ग्राहक की गर्दन पर एक महीन सी रेखा बन गई। खून की एक छोटी बूंद निकली। भीड़ में फुसफुसाहट गूंज उठी। यह लड़का खतरनाक है, इसकी तेजी भरोसे लायक नहीं, इसे विरासत मत देना। सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। गोमती ने आंखें बंद कर लीं। जगदीश का दिल भारी पड़ गया, जैसे किसी ने उस तरह की धार उनके अंदर चला दी हो। विक्रम के सामने अब एक छोटा बच्चा आया, मिट्टी से सना, पर आंखों में शरारत। विक्रम घुटनों के बल बैठ गया। उसने बच्चे के गाल पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, एक भी खरोंच नहीं लगेगी। भीड़ में महिलाएं मुस्कुराईं। बच्चा शांत बैठ गया। विक्रम ने इतनी सावधानी से काम किया कि भीड़ के लोग भी उसकी हर हरकत को सम्मान से देख रहे थे। जब काम खत्म हुआ, बच्चा हंसकर बोला, भैया, अब मैं स्मार्ट लग रहा हूं। यह हंसी मेले में किसी घंटी की तरह गूंजी। तुलसी दादा ने कहा, जिसके हाथ में मासूमियत सुरक्षित रहे, उसी के हाथ में उस तरह अच्छा लगता है। शाम ढलने लगी थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें धीरे हो रही थीं। धूप की लाल रेखाएं मेले के झूलों पर चमक रही थीं। सरपंच बलदेव मंच पर खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, आज की परीक्षा ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। कल पंचायत बैठेगी और उस तरह की किस्मत तय करेगी। भीड़ से आवाजें उठने लगी। विक्रम के हाथ सुरक्षित हैं। निखिल की तेजी खतरनाक है। विरासत विक्रम को मिलनी चाहिए। निखिल ने यह सब सुना और उसकी आंखों में ईर्ष्या से भरी आग जल उठी। वह मेले से बाहर निकल गया। कदम भारी, सांसें तेज और मन में एक चुभन जो उसे कहीं और ले जाने वाली थी। विक्रम वहीं खड़ा रहा, शांत, विनम्र
और अपने काम की पुष्टि में गहराई से डूबा। जगदीश ने दूर से उसे देखा और मन ही मन कहा, आज उस तरह ने दोनों की नीयत साफ दिखा दी है। अब फैसला अखाड़े में नहीं, दिलों में होगा। मेले की भीड़ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, पर छोटा झूला, तोता चुन्ना, जलेबी की दुकानें सब धीरे धीरे अपनी आड़ में समा रहे थे। लेकिन मेले की भीड़ से ज्यादा भारी आज पूरे गांव का माहौल था। हर गली, हर चबूतरा, हर घर के बाहर लोग एक ही बात फुसफुसा रहे थे, आज नाई की परख में कुछ गड़बड़ हुई है। जगदीश नाई दुकान के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में थकान भी थी और एक अजीब सी खामोशी भी। गोमती घर के अंदर चूल्हे पर रोटी बना रही थी, पर उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। पायल भी आंगन में बैठकर आधी बनी पुतली को घूर रही थी, जैसे वह भी समझ गई थी कुछ गलत हुआ है। विक्रम अपने घर की ओर जा चुका था, थका हुआ, पर संतोष की चमक उसके चेहरे पर थी। लेकिन गांव में एक आदमी बहुत तेजी से घूम रहा था। निखिल मेले से लौटते ही गांव के छोटे छोटे झुंडों में जा जाकर बोल रहा था, अरे भाई सुनो, मेला तो बस दिखावा था। काका ने मना किया था, मेरी असली कला वह कल पंचायत के सामने दिखवाएंगे। कहीं और जाकर कहता। रघुवर हलवाहा ने विक्रम को फालतू में बढ़ा चढ़ा कर बोला, असल में गलती काका की थी, मुझे गलत उस तरह दे दिया था। कुछ जगह तो निखिल ने यह भी कहा, काका को शहर वाला स्टाइल पसंद ही नहीं, इसलिए वह मुझे जानबूझकर नीचा दिखा रहे हैं। उसकी बातों में भ्रम भी था और अभिनय भी, और धीरे धीरे उसका यह झूठ बीज की तरह गांव की मिट्टी में गिरने लगा। शाम की लाल रोशनी में बरगद के नीचे तुलसी दादा बैठे थे, हाथ में छड़ी, आंखों में तेज और चेहरे पर वर्षों का अनुभव। निखिल वहां पहुंचा और शुरू हो गया, दादा, विक्रम की तारीफ सब बेवजह कर रहे हैं। उसने सिर्फ बुजुर्गों की दाढ़ी बनाई, मैंने नए स्टाइल की। क्या यही आधुनिकता की सच्चाई नहीं? तुलसी दादा ने उसकी ओर देखा, गहरी पहनी नजर से। बेटा निखिल, वे धीमे से बोले, जहां तेजी भरोसे को काट दे वहां स्टाइल का क्या मतलब? निखिल उलझ गया। दादा ने बीच में ही कहा, और झूठ वो होता है जो सच के नीचे दबकर भी अपनी बदबू छोड़ जाता है। निखिल का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने गर्दन झुका ली और वहां से तेजी से चला गया, लेकिन उसके अंदर अब झल्लाहट और अधिक जलने लगी। मेले के मंच की सफाई करने कुछ गांव वाले आए थे। तख्त को उठाते उठाते उन्होंने देखा, कटे हुए बालों के ढेर के नीचे कुछ सिक्के पड़े हुए थे। यह बात अजीब थी, मेला कभी हजामत के बाद मजदूरी नहीं लेता। सरपंच ने पहले ही कहा था, इम्तिहान है, पैसे नहीं। लेकिन बालों के नीचे छिपे सिक्के किसी के लालच की निशानी थी। एक युवक बोला, यह तो निखिल ने लोगों से मांगे होंगे। दूसरा बोला, विक्रम में हिम्मत ही नहीं कि वो पैसे ले। तीसरे ने कहा, काका ने तो साफ मना किया था, किसी से एक पैसा मत लेना। यह खबर खेत से लेकर चौपाल तक एक झटके में फैल गई। रात होते होते नाई की दुकान पर भीड़ जमा हो गई। सब एक ही प्रश्न लेकर आए, काका, किसने मेले में पैसे लिए? जगदीश का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इतने में विक्रम आया, थका हुआ, पर ईमानदारी का भार उसकी आंखों में साफ था। उसने तुरंत कहा, काका, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, भरोसा कीजिए। जगदीश ने बिना सवाल उठाए उसकी बात स्वीकार कर ली। फिर निखिल आया, तेज कदमों में, घबराई चीखों के साथ, यह सब झूठ है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन उसके चेहरे पर सच नहीं, सिर्फ गुस्सा था। तभी भीड़ में से एक युवक बोला, निखिल भाई, तुमने ही कहा था शहर वाला स्टाइल महंगा है,
दूसरा बोला, तुमने मुझे छुपाकर कहा। काका ने कहा है, किसी को मत बताना, ज्यादा पैसे लगेंगे। तीसरा बोला, मेरे सिर पर तो तुमने ट्रिमिंग के नाम पर 5 रुपए मांग लिए। निखिल की आंखें अब डर में डूब चुकी थीं। तभी तुलसी दादा दुकान में आए। छड़ी की एक हल्की ठकरह से सारी दुकान में सन्नाटा छा गया। जग्गा, आज मुझे उस तरह की धार नहीं, आदमी की नीयत दिख गई। विक्रम सिर झुकाकर खड़ा था। निखिल एक कदम पीछे हट गया। तुलसी दादा बोले, जिस आदमी में सच का बल हो वह अपने आप आगे खड़ा हो जाता है, और जिसे झूठ सहारा देता है वो भीड़ में छिपता फिरता है। निखिल के चेहरे पर शर्म और गुस्सा एक साथ जल रहे थे। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। लालटेन की रोशनी में विक्रम का चेहरा शांत था। जगदीश ने उसे पास बुलाया और सिर्फ इतना कहा, सच्चाई की धार धीमी होती है पर सबसे तेज काटती है। निखिल दूर खड़ा मुट्ठियां भींचे देख रहा था और उसकी आंखों में आज जीत की नहीं, बदले की चिंगारी थी। दूर हवा में कटे बालों का ढेर धीरे धीरे उड़ रहा था, जैसे झूठ का वजन हवा ने खुद उठा लिया हो। लेकिन यह हवा अब एक तूफान को बुला रही थी, एक ऐसा तूफान जो अगले अध्याय में उस तरह की किस्मत और गांव की रिवायत दोनों को हिला देगा। गांव की रात बीत चुकी थी। अब हल्की धूप कच्ची दीवारों पर चढ़ रही थी, पर नाई की दुकान के बाहर आज कोई साधारण सुबह नहीं थी। हवा में एक तनाव था, जैसे किसी अदृश्य रस्सी पर पूरा गांव खिंचा हुआ हो। मीठी चाय की महक आज उतनी मीठी नहीं लग रही थी, क्योंकि पूरे गांव में एक ही बात गूंज रही थी, निखिल ने मेले में पैसे क्यों लिए? क्या वह उस तरह के लायक है? दूर खेतों में कोयल की आवाज भी आज थकी थकी लग रही थी। सवेरे सवेरे जगदीश नाई दुकान पर आ गए। उन्होंने दरवाजा खोला, सामान एक एक कर जगह पर रखा और फिर पुरानी कुर्सी पर हाथ फेरा। यह वही कुर्सी थी जिस पर उनके पिता ने सैकड़ों चेहरों को सम्मान से संवारा था। यह वही कुर्सी थी जिस पर गांव का हर बड़ा फैसला इसे प्रतीक मानकर लिया गया था। आज वह कुर्सी किसी परीक्षा की तरह उनके सामने खड़ी थी। गोमती आंगन से आई और बोली, मन भारी है क्या? जगदीश ने कहा, हां, क्योंकि आज मैं उस तरह को नहीं, लोगों की नीयत को तौल रहा हूं। तभी दरवाजा जोर से खुला। निखिल भीतर घुसा, चेहरा तमतमाया हुआ, बाल अस्त व्यस्त और आंखों में दहकती ईर्ष्या। काका, उसकी आवाज गूंज उठी। गांव में सब मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया और सब मुझे चोर बता रहे हैं। जगदीश शांत थे। निखिल, सच और झूठ का पता कम शब्दों में चल जाता है। निखिल और भड़क गया। तो आप भी मानते हो मैंने पैसे लिए? आप भी विक्रम के साथ खड़े हो गए? गोमती कुछ कहना चाहती थी, पर जगदीश ने हाथ उठाकर रोक दिया। उन्होंने कहा, यह दुकान मेरी है, पर यह रिवायत गांव की है, और गांव ने जो देखा वह बातें नहीं छिपाती। निखिल तिलमिला उठा। काका, सब आपके कारण हुआ। आपने मुझे हमेशा रोक टोक की, विक्रम को आगे किया। आपको मेरी तेजी से जलन है। जगदीश ने आंखें बंद कर लीं। इतनी भारी चोट उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। गुस्से में निखिल ने दुकान के केंद्र में रखी पुरानी कुर्सी को धक्का मारा। धड़धड़ाम, कुर्सी गिर पड़ी। उसका एक पांव टूट गया। लकड़ी की पुरानी गांठें मेरे जैसे रेत की तरह बिखर गईं। दुकान एक पल को गूंगी हो गई, जैसे किसी ने वर्षों की परंपरा का दिल तोड़ दिया हो। जगदीश दौड़कर कुर्सी के पास आए। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उन्होंने टूटी लकड़ी को छुआ और उनके होंठ फुसफुसाए। यह सिर्फ कुर्सी नहीं थी, यह मेरी पीढ़ियों की इज्जत थी। गोमती के चेहरे पर आंसू तैर गए। विक्रम, जो दूर खड़ा सब देख रहा था, तुरंत अंदर आया। उसने कुर्सी को उठाया और धीरे से उसे किनारे रख दिया।
जैसे किसी घायल बुजुर्ग को बिस्तर पर लिटाया जाता है। विक्रम को देखकर निखिल का गुस्सा कुछ पल को हवा हुआ, पर शर्म ने उसकी आंखों में पहली बार डर की रेखा खींच दी। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं बस गुस्से में था। जगदीश ने कहा, गुस्सा मन में हो तो कुर्सी टूटती है, और अगर गुस्सा दिल में हो तो आदमी टूट जाता है। निखिल कुछ नहीं बोला। वह वहश हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी विक्रम पर टिकी थीं। कसक से, ईर्ष्या से और इस एहसास से कि उसकी तेजी, उसकी हड़बड़ी अब खुलकर सबके सामने आ गई है। विक्रम ने बिना कुछ कहे दुकान के कोने से रस्सी, कीलें और लकड़ी के टुकड़े उठाए और टूटी कुर्सी को जोड़ने बैठ गया। उसकी उंगलियां घायल लकड़ी के हर टुकड़े को नरमी से छू रही थीं। गोमती ने धीरे कहा, बिटवा, इतनी मेहनत क्यों? विक्रम बोला, काकी, यह कुर्सी मेरे लिए उस तरह से भी ज्यादा पवित्र है। यह सिर्फ लकड़ी नहीं, यह जगदीश काका का इतिहास है। जगदीश की आंखें भर आईं, शब्दों से नहीं, विक्रम की नीयत से। धीरे धीरे कुर्सी की टूटन भरने लगी। नए कील, नया सहारा, पर वही पुरानी आत्मा। कुर्सी फिर से खड़ी हो गई। निखिल दुकान के बाहर खड़ा था, चेहरा उतारा हुआ, गुस्से में भी शर्म छिपी हुई। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। विक्रम ने कुर्सी सीधी की और उसे वहीं रख दिया जहां वह हमेशा से थी। जगदीश ने गहरी सांस ली और कहा, कुर्सी टूट जाए तो आदमी जोड़ लेता है, पर आदमी टूट जाए तो रिवायतें भी साथ टूट जाती हैं। निखिल ने सिर झुका लिया, फिर बिना कुछ बोले वह दुकान से दूर चला गया, धीमे दबे कदमों में। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चिंगारी बाकी थी, जो आने वाले अध्यायों में अंधेरा भी कर सकती थी और आग भी लगा सकती थी। दुकान में लालटेन की लौ धीरे धीरे स्थिर हुई, जैसे कह रही हो कि जगदीश की इज्जत डगमगाई सही, पर अभी भी गिरने नहीं दी गई। रात बीत चुकी थी, पर सुबह आज उतनी साफ नहीं थी। आकाश में धुंधली धूप, हवा में ठंडक और गांव के रास्तों पर एक ऐसी खामोशी फैली थी जैसे किसी अनदेखे फैसले का इंतजार हो। नाई की दुकान की लकड़ी की खिड़की धीमे से खुली। अंदर जगदीश नाई बैठे थे, कपड़े के छोटे टुकड़े से उस तरह पहुंचते हुए मानो हर स्ट्रोक उनके दिल की किसी पुरानी याद को छू रहा हो। आज कुछ अलग था। आज हवा में एक अंत छुपा था, एक आखिरी अध्याय, एक आखिरी काम, एक आखिरी हजामत। सड़क पर धीमे धीमे लकड़ी की छड़ी की आवाज सुनाई दी। छड़ी जिसने कई पीढ़ियों को बरगद के नीचे बैठकर जीवन के सबक सुनाए थे। तुलसी दादा दुकान के दरवाजे पर पहुंचे। पीली धूप में उनका चेहरा समय की धूल से ढका हुआ पर तेज से भरा था। जगदीश ने तुरंत उठकर कहा, दादा, आज इतनी सुबह? तुलसी दादा मुस्कुराए, धीमी पर गहरी मुस्कान। जग्गा, आज मेरी दाढ़ी किसी और से नहीं, तेरे हाथों से बनेगी, शायद आखिरी बार। एक पल के लिए जगदीश के सीने में कुछ चुभा, आंखों में नमी आई जिसे उन्होंने छुपा लिया। आज सिर्फ दाढ़ी नहीं बननी थी, आज एक युग का सम्मान अंतिम बार पूरा होना था। उसी समय विक्रम दुकान में आया, सावधान, शांत, कंधे पर तौलिया, हाथ धुले हुए। कुछ देर बाद निखिल भी आया, थका हुआ, पर चेहरे पर एक मजबूर छुपी हुई उदासी। दोनों चुप रहे। दोनों जानते थे आज की हजामत सिर्फ बालों की नहीं, ये सीधा विरासत की रगों तक पहुंचेगी। तुलसी दादा को धीरे से पुरानी लेकिन सुधारी हुई कुर्सी पर बैठाया गया। कुर्सी पर बैठते हुए उसके पुराने पांव चरमराए, मानो वो खुद जानती हो कि यह दृश्य उसे हमेशा याद रहेगा। दुकान में लालटेन नहीं जलाई गई, धूप ही पर्याप्त थी और उस धूप में उस तरह की धार चांदी की नदी की तरह चमक रही थी। जगदीश ने झाग बनाया, धीमी स्थिर हरकतों से।
कुछ बूंदें गिरकर तख्त पर पतली लकीरें खींच गईं। उन्होंने दादा की दाढ़ी पर झाग लगाया, इतनी सावधानी से कि झाग नहीं, मानो वर्षों की कृतज्ञता फैला रहे हों। तुलसी दादा आंखें बंद करके बोले, जग्गा, तेरे बाप ने भी इसी तरह मेरी पहली दाढ़ी उतारी थी और तू भी वैसे ही कर रहा है। समय बदल गया, पर तेरी उंगलियां नहीं। जगदीश की उंगलियां हौले से कांपी। जैसे ही उस तरह की पहली स्ट्रोक दादा की गर्दन पर चली, दुकान में एक ऐसी खामोशी फैल गई कि बाहर उड़ते पंछियों की पंखों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। विक्रम दूर खड़ा इस दृश्य को श्रद्धा से देख रहा था। उसकी सांसें धीमी थीं, मानो वह किसी मंदिर में खड़ा हो। निखिल, जो हमेशा तेजी से चलता, आज चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी कांपती शर्म थी और एक डर कि वह शायद इस दृश्य को कभी दोहरा नहीं पाएगा। उस तरह धीरे धीरे दाढ़ी को हटाता जा रहा था। हर स्ट्रोक इतना साफ, इतना स्थिर, इतना शांत कि लगता था लोहा भी आज श्रद्धा में झुक गया है। दाढ़ी का आखिरी हिस्सा हटते ही तुलसी दादा की मुस्कान उभर आई। जग्गा, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, आज तूने सिर्फ मेरी दाढ़ी नहीं बनाई, तूने मेरे बुढ़ापे को सम्मान दिया है। अब ये उस तरह तेरे हाथ में भारी हो गया है। अब इसे नया कंधा ढूंढना ही होगा। जगदीश ने उस तरह नीचे रखा। उनकी आंखें भर आईं। विक्रम ने सिर झुका लिया। यह सम्मान उसके दिल में हल्की सी आग जला गया, समर्पण की आग। निखिल ने गहरी सांस ली। आज पहली बार उसने समझा कि उस तरह सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि धैर्य, सम्मान और इज्जत की भाषा बोलता है। हजामत पूरी होते ही जगदीश ने उस तरह उठाया और आखिरी बार उसे कपड़े से खूब सावधानी से पोंछा। उस तरह की धार अचानक एक हल्की सी खनक से चमकी, एक ऐसी आवाज जो जैसे 3 पीढ़ियों से उठकर आज उन्हें विदा कह रही थी। तुलसी दादा ने धीरे से कहा, अब ये उस तरह नई पीढ़ी का इंतजार करेगा। कल पंचायत में हम इसका अगला घर तय करेंगे। जगदीश ने पेटी बंद की, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, यह मेरी आखिरी हजामत थी। अब इस धार का रास्ता कल तय होगा। सुबह का सूरज आज सामान्य नहीं था। उसकी रोशनी में एक तेज भी था, एक सख्ताई भी और एक अजीब सा इंतजार भी। बरगद का विशाल पेड़, जिसके नीचे असंख्य फैसले हुए थे, आज और भी भारी दिखाई दे रहा था। जड़ों ने जैसे जमीन को कसकर पकड़ा हुआ हो, जैसे वही रिवायतों का पहरेदार हो। गांव की सबसे बड़ी पंचायत आज बैठने वाली थी। हर गली, हर चबूतरा, हर चौखट के पीछे लोग सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, विक्रम या निखिल। उस तरह किसे मिलेगा? बरगद के नीचे लकड़ी का चबूतरा सजाया गया था। उसके केंद्र में रखी थी वही पुरानी पेटी जिसमें उस तरह सोया था, पीढ़ियों की कहानी लेकर। पेटी आज ऐसी चमक रही थी जैसे उससे भी पता हो कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। सरपंच बलदेव कुर्सी पर बैठे थे, चेहरा गंभीर, आवाज में अधिकार का वजन। जगदीश और गोमती एक तरफ खड़े थे, चुप, पर भीतर बहुत कुछ टूटता बनता हुआ। विक्रम सिर झुकाए आंखों में सम्मान लेकर आया। निखिल भीड़ की नजरों से बचता हुआ, पर चेहरा गुस्से और डर से मिला जुला। गांव वालों, बलदेव सरपंच ने गहरी आवाज में कहा, आज हम इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे फैसले के लिए जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे गांव के आत्मसम्मान का है। भीड़ एकदम शांत हो गई। ये उस तरह, उन्होंने पेटी की ओर इशारा किया, कई पीढ़ियों से सिर्फ उस हाथ में रहा है जो नियत में ईमानदार, दिल में साफ और काम में संतुलित हो। नजरें विक्रम और निखिल पर पड़ी। आज तय होगा कि जगदीश नाई की विरासत किसके हाथ सुरक्षित रहेगी। एक किसान आगे आया, सरपंच जी, मेरी पहली हजामत विक्रम ने की थी। उसके हाथ में नरमी थी। फिर दूसरा लड़का आया, तेजी थी पर भरोसा नहीं। भीड़ ने सिर हिलाया।
एक बुजुर्ग बोले, निखिल ने मेले में हमसे छुपकर पैसे मांगे, यह बात झूठ नहीं है। किसी महिला की आवाज आई, विक्रम ने हमारे बच्चे की दाढ़ी इतने प्यार से बनाई कि बच्चा डर भी गया। निखिल ने तो मेरे आदमी को कट लगा दिया। गवाही दर गवाही भीड़ विक्रम की तरफ झुकी जा रही थी। निखिल का चेहरा सख्त हो गया, उसकी मुट्ठियां कस गईं और आंखों में अहंकार और डर दोनों चमकने लगे। तुलसी दादा छड़ी के सहारे आगे आए। उनके आने से सारी भीड़ स्वतः चुप हो गई। बेटा निखिल, उन्होंने धीमे पर धार वाली आवाज में कहा, उस तरह सिर्फ बाल नहीं, आदमी की नीयत भी काटता है। आज हम सब ने देखा, तेरी तेजी भरोसा नहीं दे सकती। निखिल ने आंखें नीचे कर ली। दादा विक्रम के पास गए, और तू, तेरे हाथ में धैर्य है जिससे आदमी का आत्मसम्मान कटता नहीं, संवरता है। भीड़ में हल्की बड़बड़ाहट पर समर्थन की। अब सरपंच ने कहा, जगदीश काका, आप बताइए, उस तरह किसमें देखते हैं? जगदीश धीरे धीरे आगे आए। उनकी आवाज भारी थी, उम्र से नहीं, निर्णय के बोझ से। उस तरह मेरे पिता ने मुझे दिया और उन्होंने अपने दादा से पाया। इसने कभी गलत हाथ में जाना मंजूर नहीं किया। विक्रम, तुम्हारे हाथों में मैंने सम्मान देखा है। निखिल, तुम्हारे हाथों में मैं तेजी देखता हूं, पर तेजी के पीछे ईर्ष्या छिपी हो तो धार कभी सही नहीं चलती। इस पर भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। निखिल अचानक चिल्लाया, तो आप सब मिलकर विक्रम को ही उस तरह दे देंगे? मेरा क्या, मेरी मेहनत, मेरी तेजी? जगदीश बोले, तेजी से दुकान नहीं चलती, सम्मान से चलती है। और तभी भीड़ के बीच से एक छोटी सी आवाज उठी, दादू, मैं कुछ कहूं? सबकी नजरें मुड़ी। वो थी पायल, जगदीश की पोती, छोटी बंधी हुई, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझ। सरपंच ने कहा, बोलो बच्ची। पायल ने आगे आकर कहा, मेले में मैं छुप कर देख रही थी। भीड़ का शोर फिर शांत हो गया। निखिल भैया ने कुछ लोगों से कहा था, शहर वाला कट महंगा है, ज्यादा पैसे देना। और उन्होंने कहा था काका ने मना किया है बताने से। निखिल के चेहरे का रंग उड़ा। उसने पायल को घूरा, लेकिन पायल की आवाज और मजबूत हो गई। और विक्रम भैया ने काका की पुरानी कुर्सी अपने हाथ से जोड़ी थी रात में, जब सब सो रहे थे। भीड़ में हल्का सा भाव उमड़ पड़ा। मैंने देखा था, उन्होंने कुर्सी को ऐसे संभाला जैसे कोई अपने घर के बड़े को संभालता है। तुलसी दादा की आंखें भर आईं। जगदीश की सांस थम गई। गोमती के चेहरे पर गर्व की पहली किरण चमक उठी। सरपंच बलदेव ने हाथ उठाया। बस, सारी भीड़ शांत। उन्होंने उस तरह की पेटी उठाई, उसे खोला और चमकते उस तरह को दोनों हाथों में थाम लिया। उस तरह की धार धूप में चमकी, जैसे वह खुद अपना फैसला सुना रही हो। बलदेव ने आगे बढ़कर कहा, गांव की इज्जत, सच्चाई की धार और जगदीश की विरासत आज से विक्रम के हाथ में दी जाती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, धीमी पर गहरी, सम्मान से भरी। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथों से उस्तरा लिया, झुककर पेटी को चूमा और फिर जगदीश के पैरों पर सिर रख दिया। जगदीश ने कांपते हाथों से विक्रम के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक पीढ़ी की जीत थी। निखिल पीछे हट गया। उसकी सांसें भारी थीं। अहंकार का दर्प क्रोध में बदला, फिर टूटकर शर्म में। वह कहने लगा, मैं गलत था। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, जो सबसे बड़ा जवाब थी। बरगद की शाखों पर हवा ने हल्की सी सरसराहट की, जैसे पेड़ भी यह फैसला सुनकर सुकून में झूम रहा हो। और उस तरह की धार आज पहली बार सूरज की रोशनी में पूरी चमक के साथ मुस्कुराई, क्योंकि उसने अपना सही घर पा लिया था। बरगद के नीचे पंचायत भंग हो चुकी थी, भीड़ छूट चुकी थी। ढलता सूरज अपनी सुनहरी किरणों से गांव की कच्ची दीवारों को गर्म नरम उजाला दे रहा था।
लेकिन नाई की दुकान के बाहर अब भी हल्की सी भीड़ जमा थी। उत्साह में नहीं, परंपरा को फिर से जन्म लेते देखने के लिए। उस तरह अब विक्रम के हाथ में था, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत थी। संध्या ढल रही थी जब जगदीश, गोमती, पायल और विक्रम एक साथ घर पहुंचे। आंगन में तुलसी का पौधा हिल रहा था। छप्पर से टपकती पानी की बूंदें रात के पहले संकेत दे रही थीं। जगदीश ने विक्रम को बैठाया और धीरे से बोले, बेटा, उस तरह ले लिया ये बड़ी बात नहीं, अब इसे संभालना तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, काका, मैं आपकी रिवायत को कभी धुंधला नहीं होने दूंगा। गोमती ने मुस्कुराते हुए एक तांबे की कटोरी में पानी रखा और पायल को संकेत किया। पायल ने उस तरह पर धीरे से तिलक लगाया, मानो वह सिर्फ लोहे पर नहीं, पूरी परंपरा पर नया जीवन लिख रही हो। अगली सुबह दुकान के बाहर पहले से ज्यादा रौनक थी। लोग आज नए नाई की झलक देखने आए थे, उस नाई की जिसे गांव ने खुद चुना था। विक्रम ने उस तरह की पेटी खोली। धूप की पहली किरण सीधे उस तरह पर पड़ी और वह चमक जैसे गांव की मिट्टी से मिलकर एक पवित्र नई शुरुआत लिख रही हो। जगदीश एक ओर खड़े थे, गर्व से भरे, पर दिल में हल्की उदासी भी। विक्रम ने दुकान के कोने में रखी पुरानी सुधारी हुई कुर्सी सीधी की और कहा, यह कुर्सी अब मेरी नहीं, पूरे गांव की है। भीड़ में लोग मुस्काए। कई बुजुर्गों की आंखों में स्नेह था। तभी छड़ी टेकते हुए तुलसी दादा आए। बेटा विक्रम, आज तेरी धार देखूंगा। विक्रम ने उन्हें सावधानी से कुर्सी पर बैठाया, दाढ़ी पर झाग लगाया, हाथ एकदम स्थिर, हरकत बेहद संतुलित। जब पहली स्ट्रोक चली, उस तरह की धार इतनी शांत थी कि दुकान में बैठी हवा भी मानो ठहर गई। तुलसी दादा ने आंखें बंद कर ली, मानो उन्हें वर्षों पुरानी परंपरा की खुशबू फिर से महसूस हुई हो। पूरी हजामत बिना एक खरोंच के पूरी हुई। भीड़ धीरे धीरे ताली बजाने लगी, सम्मान में, गर्व में और नई शुरुआत के स्वागत में। दूर खड़ा निखिल यह सब देख रहा था, चेहरे पर थकान, शर्म और एक अनकही पीड़ा। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे आगे आया। भीड़ चुप हो गई। जगदीश की निगाहें एक पल के लिए सख्त हुईं, फिर नरम पड़ गईं। निखिल बोला, काका, मैं गलत था, तेजी ने मुझे अंधा कर दिया। क्या मुझे दोबारा सीखने की इजाजत मिलेगी? एक पल को गांव में सन्नाटा, जैसे समय ठहर गया हो। विक्रम आगे बढ़ा, निखिल के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, रिवायत सीखने के लिए नया दिल चाहिए होता है, नया हाथ नहीं। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मैं तुझे सिखाऊंगा, जैसे काका ने मुझे सिखाया। निखिल की आंखें भर आईं। यह उसकी सबसे बड़ी हार नहीं, उसका सबसे बड़ा उद्धार था, जिसे वह शायद कभी चुका न सके। सरपंच बलदेव भी वहां आ गए। उन्होंने विक्रम से कहा, एक बात याद रखना, अब से इस दुकान में एक कुर्सी हमेशा खाली रहेगी, किसी भी बुजुर्ग के लिए, बिना पैसे, सिर्फ सम्मान के लिए। यही असली परंपरा है। विक्रम ने सिर झुकाया। मैं इसे नियम बनाकर रखूंगा। भीड़ एक स्वर में बोली, यही है गांव की असली इज्जत। शाम ढल रही थी। दुकान की लालटें जली। पीली रोशनी में विक्रम उस तरह को कपड़े से पोंछ रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे जगदीश सालों से करते आए थे। पर इनमें फर्क था। इस बार उस तरह की धार केवल एक हाथ में नहीं, पूरे गांव के दिल में चमक रही थी। जगदीश दुकान के बाहर खड़े धीरे से बोले, विरासत अब मेरे कंधे से उतर गई और सही कंधे पर चढ़ गई है। गोमती की आंखों में नमी थी। पायल मुस्कुरा रही थी। निखिल पहली बार संतोष की सांस ले रहा था और विक्रम उस तरह को दोनों हाथों से उठाकर लालटेन की रोशनी में धीरे से बोला, दादू, अब यह धार सिर्फ दाढ़ी नहीं, गांव की इज्जत भी बनाएगी। बरगद की पत्तियां हवा से हिली।
जैसे पीढ़ियों से चलती आ रही रिवायत आज अपनी नई सांस ले रही हो, और उस तरह की चांदी की धार आज सचमुच नई चमक से भर उठी।